हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको इस पार्ट में हम देखते हैं और सभी क्वेश्चन पे हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू चलेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। और यदि आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? और आपके ऑप्शन है जीवाणु कोशिका में, सभी जंतु कोशिका में, रोग संक्रमित कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में। तो राइट आंसर है जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्लाज्मिड और चौथा है गोल्गी काय। तो जो एपिसोम है वह प्लाज्मिड से संबंधित है। तो आपको मैं बता देता हूँ एपिसोम होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की भांति एपिसोम भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, बट प्लाज्मिड में क्या होता है कि बैक्टीरिया के और डीएनए अणु नहीं जुड़ते, बट एपिसोम में बैक्टीरिया के और डीएनए अणु अलग से जुड़ पाते हैं। तो एपिसोम की यही क्वालिटी है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हुए भी अलग से बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ता है और उसे ही हम बोलते हैं एपिसोम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस काटता है। तो ये काटता है डीएनए एक रज्जु की विशिष्ट स्थलों पर, बी है डीएनए के दोनों रज्जु के विशिष्ट स्थलों पर, तीसरा है डीएनए के दोनों रज्जु किसी भी स्थल पर और आरएनए के एकल रज्जु को। तो आपका राइट आंसर है डीएनए के दोनों रज्जुकों को विशिष्ट स्थल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसे विज्ञान जगत की कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए अणुओं को दोनों स्ट्रैंड पर काटता है। अब इसका नाम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्यों पड़ा मैं बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन इसलिए पड़ा क्योंकि जब कोई वायरस डीएनए पर अटैक करता है तो उसके डीएनए को काटने के लिए बैक्टीरिया के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम बनते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन नाम इसलिए पड़ा और इंडोन्यूक्लियस इसलिए पड़ा क्योंकि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे कट करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है किस विधि द्वारा एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में किया जाता है? तो राइट आंसर है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जीव के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए में स्थानांतरित करते हैं और यही स्थानांतरण की विधि कहलाती है जीनी अभियांत्रिकी। और जीनी अभियांत्रिकी द्वारा जो जीव प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पारजीनी जीव, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो ऑप्शन है पहला ट्रांसडक्शन, दूसरा डीएनए वर्गीकरण, तीसरा ट्रांसलेशन और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है डीएनए का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं विषाणुओं में, जीवाणुओं में, कवकों में और वायराइड्स में। तो प्लाज्मिड आपका पाया जाता है जीवाणुओं में अर्थात बैक्टीरियल सेल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक रासायनिक अभिक्रिया में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंडों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो पहले मैं क्वेश्चन को आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ कि जब हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटते हैं तो जो कटे हुए डीएनए हैं तो उसको हमें अलग करना हो तो हम लोग कौन से प्रोसीजर को यूज़ करते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है। तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा ही हम लोग डीएनए अणुओं को अलग अलग करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एगरोस जेल का यूज़ किया जाता है और एगरोस जेल के प्लेट पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और हम सभी जानते हैं कि डीएनए अणुओं पर निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये जो डीएनए अणु होते हैं अलग अलग एगरोस जेल के प्लेट पर अलग अलग हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है जीन अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वर्णात्मक चिन्हक के रूप में, दूसरा है स्वास्थ्य वाहकों के चयन में, तीसरा है प्रतिकृत स्थल के अनुक्रमण के रूप में और चौथा है
संवर्धनों को संक्रमण से बचाने के लिए। तो आपका राइट आंसर है वर्णात्मक चिन्हक के रूप में। तो जो आपके जीन होते हैं उस पर एंटीबायोटिक होती है। तो यहाँ पर जो जीन की बात हो रही है वो है आपका प्लाज्मिड। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है, तो जब भी कोई प्लाज्मिड का हम उपयोग करते हैं तो ये ध्यान देते हैं इसमें किस प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम लोग प्लाज्मिड का चयन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीन अथवा बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है? तो आपके ऑप्शन है रोगाणु वाहक के निःशस्त्रीकरण में, पादप कोशिकाओं के रूपांतरण में, वाहक के साथ संयोजित होकर पुनः संयोजित डीएनए बनाने में, और लास्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो मैं बता दूं आपको कि जो बायोलिस्टिक गन है या जीन गन है, इसका उपयोग डीएनए के ट्रांसफ़र में किया जाता है और ये पादप कोशिकाओं के रूपांतरण में होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में एक डीएनए को दूसरे डीएनए में डाला जाता है, तो डीएनए के ट्रांसफ़र की प्रोसीजर में से एक है जीन ट्रांसफ़र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रूपांतरण के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले डीएनए लेपित सूक्ष्म कण बने होते हैं सिल्वर अथवा प्लेटिनम के, दूसरा है प्लेटिनम अथवा जिंक के, तीसरा है सिल्वर अथवा जिंक के, और लास्ट है गोल्ड अथवा टंगस्टन के। तो जो रूपांतरण के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले जो डीएनए अणु होते हैं वो गोल्ड अथवा टंगस्टन के सूक्ष्म कण से बने होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोल्ड अथवा टंगस्टन के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में सघन संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता? तो एक सघन ब्लॉटिंग टेक्निक होता है जो कि गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि सघन संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता? तो यहाँ पर पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका प्रयोग नहीं होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आजकल इसे पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पादपों में पात्रे क्लोनिंग प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? तो आपका राइट आंसर है पीसीआर और आरएपीडी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वेक्टर जो है डीएनए के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्लोन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है प्लाज्मिड। तो जो प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है कि जो डीएनए के कोई भी छोटे कण हो उसको क्लोन कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि क्योंकि प्लाज्मिड में प्रॉपर्टी होती है सेल्फ डुप्लीकेशन की, स्वतः द्विगुणन की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवाणु के कोशिकीय द्रव्य में पाया जाने वाला द्विगुणित डीएनए अणु का वृत्ताकार स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ स्वायत्त भाग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में व्यापकता से प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। याद रखिएगा, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर जीवाणु बोला हुआ है। इसके अलावा जो प्लाज्मिड होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन अर्थात स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्लाज्मिड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, डीएनए का वह अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को जोड़ा जा सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन है कि डीएनए का वह अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को जोड़ा जा सकता है। तो जब हम डीएनए अणु निकालते हैं और उसे हम क्लोनिंग के लिए जोड़ते हैं, तो क्लोनिंग के लिए जो डीएनए जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं वांछित जीन। तो वांछित जीन को किस में जोड़ा जाता है? तो मैंने बताया था वेक्टर में, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवाहक। याद रखिएगा, जो क्लोनिंग करने के लिए हम लोग जो डीएनए निकालते हैं उसे हम बोलते हैं वांछित जीन, और इसे क्लोनिंग करने के लिए जिस डीएनए में जोड़ते हैं उसे बोलते हैं हम संवाहक या वेक्टर। और वेक्टर के रूप में हम लोग लेते हैं प्लाज्मिड को, कॉस्मिड को, फैगमिड को। और प्लाज्मिड जो होता है जनरली पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है? तो पहला है स्वतंत्र प्रतिकृतिकरण, दूसरा है वृत्तीय संरचना, तीसरा है दो सूत्री और चौथा है एकल सूत्री। तो जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें एकल सूत्री अर्थात सिंगल स्ट्रैंड नहीं होते। मैंने बताया था जो प्लाज्मिड होते हैं हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, वृत्तीय संरचना होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ उसमें स्वतंत्र द्विगुणन की क्षमता होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।